Good morning, students. Today we will continue with the topic of recruitment of employees. कल हमने किया था रिक्रूटमेंट का मीनिंग क्या होता है, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या है. आज हम करेंगे रिक्रूटमेंट के सोर्सेज क्या है, कहाँ से हम एम्प्लॉयज को रिक्रूट कर सकते हैं. रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज के लिए दो सोर्सेज होते हैं. एक है इंटरनल सोर्स जिसे हम बोलते हैं रिक्रूटमेंट फ्रॉम विद इन द एंटरप्राइज. एक है एक्सटर्नल सोर्स जिसे हम बोलते हैं रिक्रूटमेंट फ्रॉम आउटसाइड. आज हम इंटरनल सोर्सेज या रिक्रूटमेंट फ्रॉम विद इन द एंटरप्राइज ये टॉपिक जो है करेंगे. इंटरनल सोर्सेज या फिर रिक्रूटमेंट फ्रॉम विद इन द एंटरप्राइज, इसका मतलब क्या होता है, जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई पोस्ट वैकेंट है और उस पोस्ट को हम फुलफिल कैसे कर रहे हैं, उन्हीं एम्प्लॉयज से जो ऑलरेडी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं. हम बाहर ना ही कहीं एडवर्टीजमेंट दे रहे, ना ही न्यूज़पेपर में, ना ही इंटरनेट पे, और ना ही कहीं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर कहीं पैम्फलेट्स वगैरह छपवा रहे जिससे लोगों को पता चले कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ये पोस्ट वैकेंट है. ये सब काम हम नहीं कर रहे. हम क्या कर रहे हैं, हम जो वैकेंट पोस्ट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में उसको जो एम्प्लॉयज ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो लोअर लेवल पे एम्प्लॉय है उसको अपर लेवल पे प्रमोट कर दिया या ट्रांसफर कर दी, ऐसे करके हम जो है उस वैकेंट पोस्ट को फुलफिल कर रहे हैं. इंटरनल सोर्सेज में तीन चीजें आती हैं. एक आता है ट्रांसफर, सेकंड इज प्रमोशन एंड थर्ड इज ले ऑफ. तो पहला आता है ट्रांसफर. ट्रांसफर क्या होता है, एक एम्प्लॉय की ट्रांसफर कराना. ट्रांसफर जो होता है वो एम्प्लॉय की एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भी हो सकती है, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में भी हो सकती है. जैसे एक पर्सन जो है एक जगह काम कर रहा है, हमने उसको दूसरी जगह किसी और सिटी में हमने उसकी ट्रांसफर कर दी. हमारी जो कंपनी की दो ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच से हमने उसको दूसरी ब्रांच में शिफ्ट कर दिया, या हमने उसको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया, लेकिन उनकी जो पोस्ट होगी वो सेम होगी. जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक क्लरिकल डिपार्टमेंट में एक क्लर्क है जो काम कर रहा है और हमारी एक ब्रांच दूसरी सिटी में है, तो हमने उस क्लर्क को दूसरी सिटी में क्या कर दिया, क्लर्क की पोस्ट पे ही ट्रांसफर कर दिया. दैट इज नोन एज ट्रांसफर. और ये तब किया जाता है जब एक डिपार्टमेंट में या एक ब्रांच में एम्प्लॉयज जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं और दूसरी ब्रांच में उन एम्प्लॉयज की जो होती है वो कमी होती है. तो क्या किया जाता है, एम्प्लॉयज को ट्रांसफर कर दिया जाता है. ट्रांसफर में एम्प्लॉयज की जो सैलरी होती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका स्टेटस वो सेम ही रहता है, क्योंकि आपने क्या किया, यहाँ पर क्लर्क को एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ही तो शिफ्ट किया है, उसकी सैलरी भी सेम रहेगी, स्टेटस यहाँ पर भी वो क्लर्क था और वहां पर भी वो क्लर्क ही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो काम करना है उसको वो सब कुछ सेम रहेगा. सेकंड है प्रमोशन. प्रमोशन तो तभी होता है जब एक एम्प्लॉय जो है वो बहुत अच्छे से काम करता है, जब वो एफिशिएंटली अपने काम को करता है, उसकी परफॉर्मेंस जो होती है अपने काम के टुवर्ड्स वो बहुत अच्छी होती है. तब जो एम्प्लॉय एक लोअर लेवल पे जो काम कर रहा है उसको क्या करते हैं, हम अपॉइंट कर देते हैं, हम उसको शिफ्ट कर देते हैं अपर रैंक पे. जैसे एक पर्सन लो लेवल पे काम कर रहा था, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट हुआ, तो कंपनी ने क्या किया, उसकी परफॉर्मेंस को देख के उससे खुश होके उसको लोअर लेवल से जो उसकी पोजीशन थी उससे उसको प्रमोट कर दिया, अपर लेवल पे उसको प्रमोट कर दिया. तो इसमें क्या होता है, इसकी सैलरी भी इंक्रीज होगी. अब जैसे एक पर्सन को हेड बना दिया, अभी तो वो जैसे सुपरवाइजर था उसको हमने डिपार्टमेंट का हेड बना दिया, तो क्या हो जाएगा, उसकी सैलरी भी इंक्रीज हो जाएगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, उसका स्टेटस भी बढ़ जाएगा. तो प्रमोशन में एक एम्प्लॉय का सैलरी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेटस जो है वो इंक्रीज हो जाता है. लेकिन ट्रांसफर में ये सब कुछ सेम रहता है. ट्रांसफर में पोस्ट भी सेम रहती है, लेकिन प्रमोशन में जो पोस्ट है वो इंक्रीज हो जाती है, प्रमोट हो जाता है एक पर्सन. अब जैसे एक पर्सन, एक एम्प्लॉय जो है वो अच्छा काम करता है, तो हम उसको क्या करते हैं, शिफ्ट कर देते हैं लोअर लेवल से अपर लेवल पर. ऐसे ही अगर एक एम्प्लॉय अच्छा काम नहीं कर रहा, उसको बार बार आप वार्निंग दे रहे हो,
कि आप अपने काम को इम्प्रूव कर लो, वो फिर भी इम्प्रूव नहीं कर रहा, तो उस केस में क्या किया जाता है, एम्प्लॉय को अपर रैंक से लोअर रैंक पे शिफ्ट कर दिया जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, डिमोशन कहते हैं। डिमोशन मीन्स व्हेन एन एम्प्लॉय इज शिफ्टेड फ्रॉम अपर रैंक टू लोअर पोजीशन। जो थर्ड कैटेगरी आती है वो आती है ले ऑफ। अब ले ऑफ क्या होता है, जैसे मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन में पहले बहुत काम था, तो हमने क्या किया हुआ, बहुत सारे वर्कर्स को रखा हुआ था। अब ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो काम की कमी हो गई। अब काम की कमी हो गई, वर्कर्स की सैलरी कहाँ से देंगे, तो उस केस में क्या कर दिया जाता है, हम एम्प्लॉयज को हटा देते हैं, लेकिन कुछ टाइम के लिए वो हटाते हैं हम उस कंडीशन के हिसाब से कि जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय को ये बोलता है कि फ्यूचर में जैसे ही काम होगा तो सबसे पहले आपको बुला लिया जाएगा। तो ऐसे ही जब काम आता है तो फिर जिन पर्सन्स को, जिन एम्प्लॉयज को ले ऑफ की वजह से हटा दिया गया था, काम की कमी होने की वजह से हटा दिया था, उनको सबसे पहले बुलाया जाता है और उस वैकेंट पोस्ट को फुलफिल किया जाता है। ये परमानेंट नेचर का नहीं होता, ये टेम्परेरी होता है। टेम्परेरी कैसे होता है, क्योंकि सिर्फ काम की कमी की वजह से ही हम एम्प्लॉयज को हटाते हैं। और layoff means temporary separation of employee from the employer on the initiative of the latter। और ये किसकी वजह से होता है, लैक ऑफ वर्क की वजह से। देयर इज क्लियर अंडरस्टैंडिंग, और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है कि जब काम होगा तो प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, उसी एम्प्लॉय को दी जाएगी जिसको अब हम हटा रहे हैं। Our next topic is advantages of internal recruitment। पहली एडवांटेज है इंक्रीज इन मोटिवेशन। अब जब आपको ये पता चल जाए कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको क्या मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, और प्रमोशन में क्या होगा, सैलरी भी इंक्रीज हो जाएगी, स्टेटस भी इंक्रीज हो जाएगा, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो भी इंक्रीज हो जाएंगी। जब हम अच्छा काम करेंगे ये हमें तभी मिलेगा। और इंटरनल रिक्रूटमेंट में एम्प्लॉयज को ये पता है कि जो प्रमोशन होगा वो इंटरनली होगा, बाहर से किसी एम्प्लॉय को रिक्रूट नहीं करेंगे, सिर्फ इंटरनली जो एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उन्हीं में से ही किसी को प्रमोशन मिलेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, जो एम्प्लॉयज हैं वो क्या करेंगे, और ज्यादा मेहनत करेंगे और ज्यादा अच्छे से काम करेंगे। तो इससे क्या होगा, उनकी जो एफिशिएंसी है काम को करने की वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और ज्यादा सिंसियरिटी से वो काम करना स्टार्ट कर देंगे। सेकंड पॉइंट है इंडस्ट्रियल पीस। जब एक ऑर्गेनाइजेशन में टाइम टू टाइम एम्प्लॉयज को प्रमोशन मिल रहा है, उनकी सारी नीड्स जो हैं वो फुलफिल हो रही हैं, तो क्या एम्प्लॉयज स्ट्राइक पे जाएंगे? क्या एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट होगा? नहीं होगा। तो जब इंटरनली रिक्रूट करते हैं एम्प्लॉयज को, जो कंपनी की पॉलिसी है इंटरनल रिक्रूटमेंट की कि एम्प्लॉयज को रिक्रूट करना है वैकेंट पोस्ट के लिए इंटरनली, बाहर से किसी पर्सन को नहीं बुलाना, तो इससे क्या होगा, उनको प्रमोशन भी, उनके जो प्रमोशनल एवेन्यूज हैं, उनकी वो नीड्स हैं वो सेटिस्फाई हो जाएंगी। जब उनकी नीड सेटिस्फाई हो जाएगी तो ऑर्गेनाइजेशन में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। ऑर्गेनाइजेशन में कन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन में एक इंडस्ट्री में जो क्या होगी, एक पीस का एटमॉस्फेयर जो है वो प्रिवेल करेगा। और प्रमोशन लेने के लिए सारे के सारे एम्प्लॉयज क्या करेंगे, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेंगे ताकि मुझे प्रमोशन मिल जाए और मेरी जो सैलरी है, मेरा जो स्टेटस है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। थर्ड पॉइंट है इजी सिलेक्शन। इंटरनल रिक्रूटमेंट का ये बहुत बड़ा बेनिफिट है इजी सिलेक्शन, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको अपने एम्प्लॉयज के बारे में बहुत अच्छे से पता है, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या है उसके बारे में भी पता है, पूरी इंफॉर्मेशन है उसको अपने एम्प्लॉयज की, जो भी उसके ऑर्गेनाइजेशन में जो है काम कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, एक इजीली जो है एम्प्लॉयर सिलेक्ट कर पाएगा। एम्प्लॉयर को पता है जब ये पर्सन जो है ये कैपेबल है इसलिए इसको प्रमोशन दे दिया जाए, तो इसमें जो रिस्क होगा वो क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारी अच्छे से चलती रहेगी, और ऑर्गेनाइजेशन जो एक ग्रोथ के पाथ पे जो है मूव करना स्टार्ट कर देगी।
फोर्थ पॉइंट है नो नीड ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे आप कहीं एक नई जॉब पे जाते हो तो वहां पर आपको फर्स्ट डे सारों से इंट्रोड्यूस कराया जाता है और इंट्रोड्यूस कराने के बाद आपको रूल्स बताए जाते हैं, रेगुलेशंस बताए जाते हैं। आपको ये बताया जाता है कि ये सामान यहाँ पर मिलेगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इस पर्सन से जाके कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन इंटरनल रिक्रूटमेंट में क्या होता है, जो एम्प्लॉय है वो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, उसको ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, वो सब कुछ ही पता होते हैं। तो इससे जो है अगर ऑर्गेनाइजेशन इंटरनली रिक्रूटमेंट करती है तो उसको इंडक्शन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो एम्प्लॉय है वो ऑलरेडी वर्किंग है, उसको पहले ही काम के बारे में पता है, उसको सारे रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में भी पता है। फिफ्थ पॉइंट है एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस एम्प्लॉयज। अभी जैसे हमने किया था कि ट्रांसफर कर देते हैं एम्प्लॉयज को, और ट्रांसफर कैसे करते हैं, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में या फिर एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में। पोस्ट सेम रहती है, ये इसलिए किया जाता है क्योंकि एक डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज की कमी होती है, शॉर्टेज होती है, और दूसरे डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज क्या होते हैं, सरप्लस होते हैं। तो इंटरनल रिक्रूटमेंट से जो शॉर्टेज ऑफ स्टाफ की प्रॉब्लम है उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। जब शॉर्टेज ऑफ स्टाफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो हमारा काम सफर नहीं करता। जो डेफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज है वो हमारी प्रॉब्लम जो है इंटरनल रिक्रूटमेंट से बिल्कुल सॉल्व हो जाती है। अगर डेफिशिएंसी नहीं होगी एम्प्लॉयज की तो जो हमारा काम है ऑर्गेनाइजेशन में वो भी स्मूथली चलता चला जाएगा। कोई भी काम में रुकावट या कोई भी काम में जो है बीच में कोई भी ऑब्स्टेकल, हर्डल नहीं आएगी। सिक्स्थ पॉइंट है इकोनॉमिकल सोर्स। अब जो इंटरनल रिक्रूटमेंट में क्या होता है, एम्प्लॉयज को इंटरनली रिक्रूट किया जाता है, हमें कहीं एडवर्टीजमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती। एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में अगर हम देते हैं तो वहां पर भी हमें पे करना पड़ता है। अगर आप एडवर्टीजमेंट naukri.com में देते हो तब वहां पर भी पे करना पड़ता है। अगर हम पैम्फलेट्स छपवाते हैं ऑर्गेनाइजेशन की पोस्ट को, वैकेंसी है इस चीज को लोगों को बताने के लिए, तो उसमें भी हमारे क्या लगते हैं, पैसे लगते हैं। लेकिन इंटरनली रिक्रूटमेंट में हम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो है एम्प्लॉयज को सिलेक्ट कर रहे हैं तो हमें बाहर खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये क्या है, हमारा ना ही कोई टाइम वेस्ट होता है। अगर हम रिक्रूटमेंट करते हैं फिर उसमें क्या होता है, बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं, फिर हमें उनमें से कुछ लोगों को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो इससे टाइम भी आपका बहुत ज्यादा लग जाता है, और जो एम्प्लॉयज आप सिलेक्ट करते हो उनको फिर ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है, तो उसमें मनी भी जो है वो बहुत ज्यादा स्पेंड हो जाती है। इंटरनल रिक्रूटमेंट में जो एम्प्लॉयज हैं वो ऑलरेडी, उनको सारी एक्टिविटीज के बारे में भी पता होता है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी पता होता है। तो जो टाइम है और जो हमारा मनी है वो इंटरनल रिक्रूटमेंट की वजह से हमारा सेव हो जाता है। Our next topic is limitations of internal recruitment. First point is stops the entry of young blood. इंटरनल रिक्रूटमेंट में जैसे हमें पता है कि हम रिक्रूटमेंट करते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, बाहर से हम किसी भी एम्प्लॉय को, किसी भी पर्सन को अपॉइंट नहीं करते। अगर एक पर्सन बाहर से आएगा और वो यंग को ही अपॉइंट किया जैसे हमने ऑर्गेनाइजेशन में अपनी, तो वो क्या होगा, उसके पास आइडियाज भी नए नए होंगे और उसके पास जो है उसका माइंड जो है वो ज्यादा डेवलप होगा, वो नई नई चीजों को सोचने की कोशिश करेगा। लेकिन इंटरनल रिक्रूटमेंट में ये सब कुछ नहीं पॉसिबल होता, क्योंकि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही हम रिक्रूट करते हैं, और वो कौन चलाएगा, फिर जो लोग पहले से ही ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं सिर्फ वही लोग ही ऑर्गेनाइजेशन को रन करेंगे। और अगर पर्सन ओल्ड हो गया तो उसके आइडियाज जो होंगे वो भी आउटडेटेड हो जाएंगे। जब आइडियाज हैं उसके आउटडेटेड हो जाएंगे तो कोई भी नई आइडिया। Our next topic is limitations of internal recruitment. First limitation is stop the entry of young blood. सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इंटरनल रिक्रूटमेंट का कि यंग लोग और एनर्जेटिक लोग जो होते हैं उनको चांस नहीं मिलता कि वो ऑर्गेनाइजेशन में आके काम कर पाए।
वो चांस इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी क्या है कि हमें इंटरनली ही रिक्रूट करना है। वो हम कैसे मर्जी करें, चाहे हम ट्रांसफर करें, चाहे हम प्रमोशन करें, चाहे हम थोड़े टाइम के लिए ले ऑफ कर दें। तो इससे जो इंटरनल रिक्रूटमेंट से जो यंग ब्लड है उसको चांस नहीं मिल पाता ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का। तो जो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रन कौन करेगा, वो ओल्ड पीपल ही रन करेंगे। जो पहले से ही ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वही लोग ही उसको चलाएंगे। और ये जो ओल्ड पीपल हैं वो कैसे रन करेंगे, अपने आउटडेटेड जो है उनके थॉट्स हैं, उनके आइडियाज हैं, उसी से ही ऑर्गेनाइजेशन को वो रन करते रहेंगे। अगर एक यंग ब्लड आएगा तो उसका जो आइडियाज होंगे वो भी यंग होंगे, वो नए जो उसकी सोच होगी वो एक नई Our next topic is limitations of internal recruitment. First point is stops the entry of young blood. इंटरनल रिक्रूटमेंट में हम इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉयज को रिक्रूट करते हैं, जिसकी वजह से यंग पर्सन्स और टैलेंटेड पर्सन्स, एनर्जेटिक पर्सन्स को चांस नहीं मिल पाता कि वो ऑर्गेनाइजेशन में आके काम कर पाए। जब वो लोग नहीं आएंगे तो क्या होगा, जो पुराने लोग हैं वही लोग ही ऑर्गेनाइजेशन को चलाएंगे। और जो ओल्ड लोग हैं वो कैसे चलाएंगे, अपने पुराने विचारों के साथ। अगर नए लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे तो उनकी जो विचार होंगे, जो उनके थॉट्स होंगे वो भी आज के टाइम के होंगे, न्यू होंगे, और वो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के बारे में सोचेंगे। वो नए नए रिस्क लेने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे। लेकिन जो ओल्ड लोग होते हैं वो क्या रिस्क लेना नहीं चाहते, तो वो ओल्ड डेटेड जो उनके आइडियाज हैं उसी से ही ऑर्गेनाइजेशन को चलाएंगे। और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रो ही नहीं कर पाएगी क्योंकि उनके कोई नए आइडियाज नहीं होंगे, और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारी डेवलप भी नहीं करेगी। सेकंड पॉइंट है एम्प्लॉयज बिकम लेथार्जिक। लेथार्जिक मतलब लेजी। इंटरनल रिक्रूटमेंट में हमने एक एडवांटेज पढ़ा था कि एम्प्लॉयज को प्रमोशन भी मिलेगा। एम्प्लॉयज को ये पता है कि प्रमोशन जो है वो इंटरनली ही मिलना है, बाहर से कोई पर्सन अपॉइंट नहीं करना, हमें ही किसी ना किसी को प्रमोशन मिलेगा। तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज के दिमाग में ये माइंडसेट हो गया कि हम जैसा मर्जी काम करें, हमारे में से ही किसी को प्रमोट करेंगे। तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज जो हो जाएंगे वो लेजी हो जाएंगे। जब एम्प्लॉयज लेजी हो जाते हैं, उनको जब दिमाग में ये माइंडसेट है कि हम में से ही किसी को प्रमोशन मिलेगा, तो वो थोड़ा सा लीनियंट होके काम करना स्टार्ट कर देते हैं। जब लीनियंसी आ जाएगी काम में तो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो भी क्या हो जाएगी, अफेक्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। थर्ड पॉइंट है नॉट अवेलेबल इन द न्यू ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैंने ऑर्गेनाइजेशन अपनी नई स्टार्ट की है, पहले तो फिर कोई काम ही नहीं कर रहा होगा ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये इंटरनल रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो सिर्फ जो पहले से ही एस्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशंस है वही फॉलो कर सकती हैं। जो नई ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इंटरनल रिक्रूटमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाती। न्यू ऑर्गेनाइजेशन के केस में सिर्फ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट से ही हम जो अपने ऑर्गेनाइजेशन में पोस्ट वैकेंट है उसको फुलफिल कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है सेंस ऑफ कंपटीशन अमंग द एम्प्लॉयज हैम्पर्ड मतलब खत्म ही हो जाता है। अब इंटरनल कंपटीशन जो है वो तभी होता है जब हमारे से कोई बेटर क्वालिफाइड पर्सन जो है हमारे सामने होता है। जब हमारे सामने कोई हमारी टक्कर का होता है, हमसे ज्यादा क्वालिफाइड होगा, तभी हमारे अंदर एक कंपटीशन की फीलिंग होगी। लेकिन इंटरनल रिक्रूटमेंट में बाहर से तो किसी को रिक्रूट ही नहीं कर रहे, तो बेटर क्वालिफाइड पर्सन को चांस ही नहीं मिल पाता ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करने का। तो जिससे क्या होता है, जो कंपटीशन की फीलिंग है एम्प्लॉयज के बीच में वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। अगर कंपटीशन होगा तो एम्प्लॉयज जो है वो और ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। अगर वो उनको पता है कि अगर मैं ज्यादा अच्छा परफॉर्म करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा। तो ये कंपटीशन की वजह से ही होता है। हम एक दूसरे से अच्छा करने की कोशिश में ही एक दूसरे से और ज्यादा अच्छा करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो इंटरनल रिक्रूटमेंट में जो कंपटीशन है अमंग द एम्प्लॉयज वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। लास्ट पॉइंट है जो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स हिट प्रोडक्टिविटी नेगेटिवली। अब मैंने जैसे हमने पढ़ा इंटरनल रिक्रूटमेंट में एम्प्लॉयज को ट्रांसफर करते रहते हैं फ्रीक्वेंटली। अगर एक डिपार्टमेंट में
जो एम्प्लॉयज की शॉर्टेज है तो हम उनको दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, वो फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर होते रहते हैं। अब एक एम्प्लॉय है, उसने एक जगह पे अब काम करना बिल्कुल स्टार्ट किया है, वहां पर अभी उसको थोड़ा टाइम ही हुआ है और अब वो वहां पर सेट हो गया है, उसकी जो काम है उसको समझ आने लग गया है उसे वहां पर काम, लेकिन इतने टाइम में ही उसको कहीं और ट्रांसफर कर दिया। तो इससे क्या होगा, उसकी जो परफॉर्मेंस है कहीं पर वो सेट भी नहीं हो पाएगा, अपना काम जो है वो डेडिकेशन से भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि बार बार उसको फ्रीक्वेंटली उसको ट्रांसफर किया जा रहा है। जब वो काम डेडिकेशन से, सिंसियरिटी से नहीं कर पाएगा तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी अफेक्ट हो जाएगी। परफॉर्मेंस जो है उसकी वो कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाएगा उसके ऊपर फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स का। आई होप आपको इंटरनल रिक्रूटमेंट के जो ये एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस और जो हमने इंटरनल रिक्रूटमेंट में ट्रांसफर, प्रमोशन और ले ऑफ किया वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।